नमस्कार। सत्ता के सेमीफाइनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रचार के आखिरी दौर की, क्योंकि कुछ ही दिन का प्रचार अब बाकी है। अब बस कुछ ही दिन 7 सीटों के उपचुनाव के प्रचार के लिए बाकी रह गए हैं। इसीलिए सभी दल जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं। सत्ताधारी भाजपा के दिग्गजों ने मैदान में ताल ठोक रखी है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं विपक्ष से कोई भी बड़ा नेता मैदान में प्रचार करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार प्रचार जरूर कर रहे हैं। बस 4 दिन और हैं, उसके बाद ये सारा शोर जितना भी है वो थम जाएगा। चुनावी रैलियां भी रुक जाएंगी और प्रचार भी थम जाएगा। फिर फैसला जनता को करना है कि आखिर वो 22 के दंगल से पहले होने वाले सेमीफाइनल में किसे ताज देगी। 3 नवंबर को 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल में भी रैलियां कर चुके हैं, प्रचार वो कर चुके हैं। वहीं दोनों डिप्टी सीएम लगातार अलग अलग सीटों पर रैली कर रहे हैं। कल डिप्टी सीएम ने मल्हनी सीट पर प्रचार किया था, आज दिनेश शर्मा पहुंचे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी केवल वर्चुअल तरीके से ही संवाद करती दिख रही है। सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव टूंडला में आज रैली कर रहे हैं, तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मल्हनी सीट पर जल्द प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं। कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू घाटम सीट पर प्रचार में लगे हुए हैं। इन दिनों हर सीट पर चुनाव प्रचार में सिर्फ मैदान में बीजेपी के ही तमाम दिग्गज दिखाई दे रहे हैं, जो कि बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के बड़े नेताओं ने प्रचार से दूरी बनाकर रखी हुई है। अखिलेश यादव को देखिए, मायावती को देखिए और प्रियंका गांधी, इन तमाम लोगों ने तमाम 7 सीटों के दंगल में न तो अब तक कोई रैली की है और न ही कोई प्रचार के लिए दौरा किया है। 7 सीटों के दंगल में 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। अब बस कुछ ही दिन प्रचार के बचे हुए हैं। ऐसे में 7 सीटों पर प्रत्याशियों के साथ दिग्गजों ने भी कमान संभाल रखी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक सभी दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सभी सीटों पर प्रचार करके चुनावी हवा को सत्ता की ओर मोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। तो वहीं सरकार के मंत्री, विधायक और प्रभारी मंत्रियों ने भी प्रचार में कोई कमी नहीं रखी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं विपक्षी दल भी जनता के साथ संवाद बनाए रखने के लिए डोर टू डोर और ऑनलाइन तरीकों से प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के बड़े नेता मैदान में नहीं उतरे हैं। कांग्रेस ने भी उपचुनाव में सिर्फ प्रदेश स्तरीय नेताओं को ही प्रचार में लगा रखा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी के नेता भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन समझना ये भी होगा कि इन 7 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी के कब्जे वाली हैं, तो वही 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। यानी कि बीजेपी के पास मौका है अपना दबदबा दिखाने का, तो वहीं समाजवादी पार्टी के पास मौका है अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। दरअसल इन 7 सीटों में से 6 सीटों पर भाजपा का ही कब्जा रहा था। सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है। अब इस पर बरकरार रखने के लिए भाजपा के दिग्गज पूरा जोर लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी को विपक्ष के बिखराव का इस उपचुनाव में पूरा फायदा मिलने की उम्मीद है। बसपा और कांग्रेस के लिए खुला मैदान है, जहां उनके पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। मल्हनी सीट पर सभी दलों ने प्रचार में ताल ठोक दी है। बीजेपी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव प्रचार कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रैली को संबोधित कर चुके हैं। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी प्रचार में लगे हुए हैं। अपने अपने बूथ के अंदर ईवीएम मशीन में जो कमल के फूल वाला निशान है, उसके सामने वाली बटन को इतना दबाइए कि ईवीएम मशीन कमल के फूल से लबालब हो जाए। वहीं मल्हनी के मुकाबले में सपा, बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। दिनेश शर्मा समेत कई दिग्गज जो है लीडर वो जौनपुर में आ चुके हैं और बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह के समर्थन में कई रैलियां, जनसभाएं भी कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा के सभी कैडर, सभी विधायक, आसपास के सभी सांसदों को लगा दिया गया है मल्हनी सीट पर किसी भी तरीके से सपा प्रत्याशी लकी यादव को जिताने के लिए। तो दूसरी तरफ जो है बीएसपी भी अपने आप को कम नहीं आंक रही है। देवरिया सदर विधानसभा सीट पर सभी प्रमुख दलों ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रैली कर चुके हैं। वहीं सांसद रवि किशन और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक विपिन सिंह ने देवरिया सीट से भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं। बसपा की तरफ से सतीश मिश्रा प्रचार कर चुके हैं।
और भाजपा की तरफ से बेसिक शिक्षा मंत्री लगातार कैंप किए हुए हैं। देवरिया सदर विधानसभा सीट के लिए जो उपचुनाव हो रहा है उसमें सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक पार्टियां गलियों और मोहल्लों में घूम रही हैं, पगडंडियों का सहारा ले रही हैं। दिन रात एक करके नेता अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रही हैं। अब बात टुंडला की करते हैं। फिरोजाबाद में टुंडला सीट से विधायक रहे एसपी बघेल के सांसद बनने के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा है। लगातार इस सीट पर बीजेपी के नेता प्रचार अभियान चला रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो चुका है, जबकि सपा बसपा मैदान में है। टुंडला उपचुनाव में तीनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है। भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 2 मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों ने जनसभाएं की हैं। वहीं बसपा से राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा भी चुनावी सभाएं कर चुके हैं। बांगरमऊ विधानसभा उपचुनाव में सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता प्रचार कर चुके हैं। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए सारी ताकत झोंक रहे हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। अपने दल के प्रत्याशी को जिताने के लिए राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी चुनावी दंगल में कूद चुके हैं और घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। बांगरमऊ चुनाव में प्रचार के अब अंतिम 3 दिन बचे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी जारी है। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ जनसभा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से सलमान खुर्शीद और राजीव शुक्ला भी बांगरमऊ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। अमरोहा की नौगावा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान गांव-गांव जाकर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं और किसानों को लुभा रही हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में 7 सीटों पर चुनाव होना है। इसी कड़ी में अमरोहा की नौगावा विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अमरोहा में नौगावा सीट से विधायक रहे चेतन चौहान के निधन के बाद उनकी पत्नी संगीता चौहान को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा से मौलाना जावेद आबदी को दोबारा भरोसा जताया है समाजवादी पार्टी ने। इसी कड़ी में प्रचार प्रसार की बात की जाए तो प्रचार प्रसार में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2022 के चुनाव का एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी के लिए उपचुनाव साख का सवाल है कि 7 में से 6 सीटों पर उसका कब्जा था। उपचुनाव में सपा बसपा और कांग्रेस की किस्मत आजमा रही हैं, जिसके चलते मुकाबला काफी रोचक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात कर रहे हैं देवरिया की। देवरिया में भी प्रचार जोरों पर है। इस बीच न्यूज़ 18 संवाददाता रामगोपाल द्विवेदी और उमाशंकर भट्ट ने चुनावी चौपाल लगाकर लोगों से बातचीत की है। ये गर्मा गर्म बहस है। कांग्रेस पार्टी किसी जात धर्म मजहब की जो है राजनीति नहीं करती है। होना नहीं है भाई साहब, राबिज हैं, हो रहे हैं। क्या बदलाव करेंगे? हम यहाँ चीन मिल चलाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी इस समय अगर जीत जाती है तो 1 साल का समय है, जो भी सुविधा होगा यहाँ कट नहीं कर दिया गया। हमने अपने मूल कार्यकर्ता को लड़ाने का काम किया है। ये प्याज खाने लगे, जब कल प्याज सस्ती थी तो ये प्याज नहीं खाती है क्या? और सरकारों में महंगाई नहीं होती है, केवल बीजेपी में ही होती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि इस बार जनता सबक सिखा देगी। देवरिया सदर के उपचुनाव का घमासान जारी है। 4 प्रमुख पार्टियां जो हैं, चारों ने पहली बार ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारा है और ऐसा माना जा रहा है करीब 29 साल बाद देवरिया सदर की इस सीट पे कोई ब्राह्मण प्रत्याशी जीत दर्ज करेगा। और इस वक्त जो चुनावी प्रचार है वो अपने चरम पे है। सबसे पहले हमारे साथ समाजवादी पार्टी की एक गायिका हैं, ये कुछ गा के ही सवाल करें, इन्हीं से जान शुरू करते हैं हम। क्या कहेंगी आप? मैं बताना चाहूंगी कि माननीय ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी का जो चेहरा है, इस पूर्वांचल में उनका कोई विकल्प नहीं है। तो कुछ आप गाना चाह रही हैं? हाँ, गाना चाह रहे हैं। अब की चुनाव में देखल जाई, अब की चुनाव में देखल जाई, के बा केतना पानी में, केहू के रोकला से नहीं रोकाई, केहू के रोकला से नहीं रोकाई, साइकिल जाई राजधानी में। साइकिल जाई राजधानी में रुके, तो भाजपा से जवाब ही ले रहे हैं कि अब की बार रुकेगी नहीं साइकिल यहाँ पे। जी भाई साहब,
साइकिल का स्थान तो मोटरसाइकिल ने ले लिया। साइकिल तो पंचर हो चुकी है कभी का। पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने देखा कि इनके सारे कार्यों का हिसाब जनता ने कर दिया था, और इसके पहले बसपा का भी हिसाब जनता ने कर दिया था। पूरी तरह 15 वर्षों से त्राही मची थी, हाहाकार मचा था। गरीब नौजवान किसान चारों तरफ पूरे देश में भय भ्रष्टाचार भूख सब व्याप्त था, और उसको लेके जनता का जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्राप्त हुआ, उसको लेके हमारी सरकार कार्य कर रही है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में 2017 में एक सरकार बनी थी, पिछली सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार के सवाल पर 2017 के ब्याज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अहंकार मगरूर मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से, कि जिस वायदे को पर आप आए थे उत्तर प्रदेश में सुशासन के वायदे पर, कहीं हाथरस में बेटी जला दी जाती है, उसके जीभ काट ली जाती है, बलात्कार होता है। नहीं तो आप स्थानीय मुद्दे पे लड़ रहे हैं कि पूरे प्रदेश के मुद्दे पे? नहीं, हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर जो जंगल राज है, उत्तर प्रदेश जो स्थानीय मुद्दे, जो देवरिया चीनी का कटोरा था। आपका मुकाबला यहाँ किससे है? किसी से नहीं है। कांग्रेस ने जो 30 साल पहले विकास छोड़कर गया था, वो उसी पर देवरिया का विकास ठप है। अभी उसका जागता उदाहरण है कि एक बरसात का मौसम जो है पूरे विकास का पोल खोल दिया। पिछले 3 चुनावों से देवरिया अभिनव प्रयोगशाला बनी हुई है बाहरियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2 MP बाहर का बनाया, और इससे उत्साहित होकर के, भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से उत्साहित होकर के समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी एक बड़े व्यापारी, राजनीतिक व्यापारी को देवरिया की सरजमी पे उतार दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, मतलब राजनीतिक व्यापारी ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जनसेवक हैं और 5 बार MLA और 2 इतना बड़ा आरोप? नहीं, इतना बड़ा, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ईडी आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे दर्ज हैं, ईडी के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। सुन लीजिए और सुन लीजिए, मैं बता रही हूँ, आज ये जो इतना बड़ा आरोप हमारे नेता के ऊपर लगा रहे हैं, माननीय ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी के ऊपर लगा रहे हैं। आज दलित के नाम पर दलित का वोट लेने वाली बहन मायावती के ऊपर नहीं लगाते हैं कि आज दलितों के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है, लेकिन बहन मायावती बोलने के माध्यम से कहेंगे, गीत के माध्यम से भी कर सकते हैं। अरे खून का आंसू बहा रहा है, अरे देश हो या परदेश, पूरी प्रदेश में पूरी देश की जनता की एक आवाज है। अरे खून का आंसू बहा रहा है, अरे देश हो या परदेश, हर लोगों के जुबान पर एक आवाज है, जल्दी आ जाए अखिलेश, जल्दी आ जाए अखिलेश। आप मान के चल रही हैं कि जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, ये सत्ता का सेमीफाइनल है। आरोप आप पे भी लग रहे हैं भाई साहब कि आप लोग इसको प्रयोगशाला बना लिए हैं, 2 बार बाहरी लोग को लाके लड़ा दिए, अब की बार सपा कर रही है। सपा कर रही है, सपा भी एक बाहरी को लाके लड़ा रही है। हाँ बिल्कुल लड़ा रही है। देवरिया में सपा का कोई उम्मीदवार नहीं था कि जो कसियां से लाया गया है। शुरुआत की थी? नहीं, भाजपा ने की थी, तो सपा को करना चाहिए ना। इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी। फजले मसूद को यहाँ ले आके लड़ाई, बालेश्वर यादव जो कांग्रेस करेगी वही भाजपा करेगी? भाजपा नहीं, ये नहीं, शुरुआत उन्होंने किया। भाजपा के जो लोग हैं वो यही के हैं, कहीं कोई बाहर के नहीं है। रमापति जी रुद्रपुर से हैं, रमापति जी रुद्रपुर से, यही रुद्रपुर में उनकी ससुराल है, यही है। माननीय कल्ला जी प्यासी के थे, कोई बाहर ही नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 2017 के पहले ये कहते थे कि बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में, और आज बेटियों के साथ क्या हो रहा है ये पूरा प्रदेश जानता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात होती है और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पे है। चरम पे है। अब जवाब हाँ बताएं जी। ये जो कर रहे हैं भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए सपा और बसपा के लोग ही ये सब कर रहे हैं। जो भी क्राइम हो रहा है ये सपा और बसपा की मिली भगत है। ये क्राइम वहीं हो रहा है जहां पहले से ही सरकारों में होता आया है। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता क्राइम नहीं कर रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आरोप लग रहे हैं कि एक आपने भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर जांच चल रही है, ईडी का, जो बसपा कह रहे हैं, उनको आप लोगों ने यहाँ लाके लड़ा दिया। क्या प्रत्याशी नहीं मिला? किसके ऊपर? ब्रह्मा शंकर जी के ऊपर। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी हम समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, 5-5 बार MLA रहे हैं। आरोप तो बसपा ही लगा रही है।
5-5 बार। और रही बात वो देवरिया के निवासी हैं और देवरिया में उनका आवास है राघव नगर में, जिसको देखना हो जा करके देख ले। और देवरिया में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, देवरिया में उन्होंने लॉ किया है, ठीक है। नहीं, जो बसपा जो आरोप लगा रही है आप पे कि वो जो विकल्प नहीं है, इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है और देवरिया जिले में ही पत्थर देवांगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज हमारे खेती किसानी का समय चल रहा है, आज हमारे खेती किसानी का समय चल रहा है। मजदूर हाड़ तोड़ मेहनत करके अपनी फसल को ले आना चाहता है घर में, दिन भर वो खेत में रह रहा है और प्याज के साथ रोटी भी नहीं खा पा रहा है। और इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा दिया, सैया रोज तो खूब ही कमाता है, महंगाई डायन मार जाता है। आज वो महंगाई नहीं मार रही है क्या? महंगाई पे क्या इन लोगों को जो एक चीज महंगी हो जाती है इसी को मुद्दा बना लेते हैं। आज ये प्याज खाने लगे, जब कल प्याज सस्ती थी तो ये प्याज नहीं खाती है क्या? और सरकारों में महंगाई नहीं होती है, केवल बीजेपी में ही होती है। केवल ये लोग मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल यूपी में। देखिए, मैं आपका 5 मिनट समय लूंगा। मैं बसपा से शुरू करता हूँ। नहीं, आप चलिए, बस 30 सेकंड में हमें बताइए। अच्छा, देखिए, महंगाई की बातें कर रहे हैं। जब से इनकी सरकार आई है, इसके पहले सपा की सरकार रही है, उत्तर प्रदेश को उन्होंने रेप एंड क्राइम कैपिटल स्टेट ऑफ द इंडिया बना दिया था। भाजपा की सरकार आई, उसमें और भी अनाधिकृत बढ़ोतरी करती गई। बात समझ रहे हैं? बसपा की सरकार रही है जब भी 15 साल पहले, आप देखते रहे हैं, आप देखते रहे हैं। एक मिनट, सरकार पहले की हाथी डाढ़ा खाती थी, या बात यहाँ पे जो है, बात यहाँ पे देवरिया सदर की हो रही थी और बात होते होते आप लोग इसको राष्ट्रीय स्तर पे लेके चले गए। इसको फिर से मैं देवरिया पे लेके आ रहा हूँ, स्थानीय स्तर पे लेके आ रहा हूँ। लेकिन इस बार जो चारों प्रमुख पार्टियां हैं, चारों ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। क्या कोई विशेष सियासी समीकरण है या क्या है? बस एक 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए। पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो 2017 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। चलिए, 2017 में आपने क्यों लड़ा बता रहा? ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी हमारे सबसे बड़े चेहरा हैं, सबसे बड़े नेता। क्या देवरिया में कोई नहीं था? क्या इस तरह का हमारे पार्टी में आपने तो आपने जो है टिकट ही काट दिया। आप पे आरोप लग रहा है इसका? आपने अपने विधायक के, जो स्वर्गीय विधायक हो गए, उनके परिवारजनों को टिकट काट दिया। टिकट नहीं काट दिया गया, हमने अपने मूल कार्यकर्ता को लड़ाने का काम किया है, जो शिक्षक समाज से है। प्रत्याशी सबसे चरित्रवान, ईमानदार और जो पार्टी प्रतिनिष्ठावान प्रत्याशी है उसको टिकट दिया। जी हाँ, बताएं। संत विनोबा पीजी में टीचर रहे हैं, प्रवक्ता रहे, मैं वहीं का छात्र संघ अध्यक्ष रहा। कभी वो क्लास लेने नहीं जाते थे, मैं उन्हीं का विरोध करके छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव जीता। मैं छात्रों से कहे कि क्लास नहीं कभी लेते हैं, मैंने उनका विरोध किया और विरोध करने का नतीजा रहा कि उनको कॉलेज में आना पड़ा, लगातार क्लास लिए। ये चारों पार्टियों को ब्राह्मण क्यों लड़ाना पड़ा? कांग्रेस पार्टी किसी जात, धर्म, मजहब की जो है राजनीति नहीं करती है। ये तो सभी पार्टियां कह रही हैं। इनसे पूछ लीजिए, कांग्रेस ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर दिया था और जब कांग्रेस की सरकार गई तब भी ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर था। जो है हमारे दल में कोई भी एक छोटा सा भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो सकता है। परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है कि बेटा मुख्यमंत्री होगा फिर उसका लड़का मुख्यमंत्री होगा, ऐसी पार्टी नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ वो आम जनमानस का नहीं हो। सांसद के बेटे, इनके विधायक और सांसद है, रमापति राम के भी लड़के जो है सांसद थे, राजनाथ सिंह के भी लड़के सांसद थे। पूरी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की शिकार हो गई है। हमारे बसपा में कहीं कोई परिवारवाद नहीं है। जितने परिवारवाद नहीं है, अभी उतारी है वो अपने भतीजा आकाश को, अभी लॉन्च किया आकाश को। 19 चुनाव देखे है ना, 19 चुनाव। दोनों जो राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं, सपा और भाजपा, यह दोनों देवरिया सदर पे अपना विधायक दे चुकी है। बसपा ने कभी यहाँ पे अपना विधायक नहीं दिया है और दोनों के विकास का नमूना अभी देवरिया देखी है। ये गर्मा गर्म बहस है। ये भाजपा और कांग्रेस। हमारे साथ उमाशंकर भट्ट जी हैं जो इस देवरिया को लंबे समय से देख रहे हैं। आप जो है सभी पार्टियों को सुन रहे हैं।
और आपने सारे लोगों को आरोप प्रत्यारोप सुना, क्या कहेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, सबसे बड़ी बात है देवरिया जनपद में जो ये उपचुनाव हो रहा है उसमें 14 प्रत्याशी मैदान में, लेकिन जो प्रमुख सियासी दल है उसने 4 ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे हैं। 29 साल बाद इस देवरिया सदर सीट का समीकरण चेंज हो जाएगा और निश्चित है जो चारों ब्राह्मण लड़ रहे हैं उसमें कोई ना कोई त्रिपाठी होगा। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जल जमाव की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, चीनी मिल की समस्या, इसके अलावा पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। इन चीजों को अगर जो नेता जिसके दिल में घर कर जाएगा वही यहाँ का एमएलए होगा। अभी केंद्र की कैबिनेट ने पास किया कि हमारा किसान अपने फसल का वो गलत विरोध कर रहे हैं ना, हम अपने माल को कहीं ले जाके देश में बेच सकते हैं, हम अपने समस्याओं का 100% समाधान किया गया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हजारों लोगों के बीच 1 से 2 लोगों को 500 रुपया ये सरकार दे दी कोरोना काल में, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि इस बार जनता सबक सिखा देगी। देखिए, जो 3 कोरोना के काल में अभी एक साथी ने कहा कि बहुत सहयोग किया, 3 प्रमुख आवश्यकता थी लोगों को रोजगार का, जो पलायन करके बाहर से आए अपने साथी, वो रोजगार पर जिस योजना को सर्वाधिक गाली नरेंद्र मोदी जी देते थे, मनरेगा काम आया, फूड सिक्योरिटी बिल हमने लाया था जिससे लोगों को इनको अनाज देना पड़ा, और एनआरएचएम के माध्यम से जो स्वास्थ्य सेवाओं को हमने सुविधा उपलब्ध कराई, वही संकट के काल में सर्वाधिक कोरोना के संकट काल में काम आया। 70 सालों में देश में इतना भ्रष्टाचार हुए जिसे आप कह रहे हैं। एक अंतिम कमेंट आप सभी लोगों से एक अंतिम कमेंट लूंगा। आप बताएं कि अगर आप लोग जीत गए तो क्या बदलाव लाएंगे यहाँ पे? हम तो पहली बात कि हम देवरिया के लोगों को बहुत बड़ा वादा तो नहीं करते, लेकिन अगर हमारे भारतीय बहुजन समाज पार्टी पे अगर जनता ने विश्वास किया तो निश्चित तौर पे मेरा पहला प्रयास यह होगा कि जनता को मूलभूत आवश्यक सुविधाओं से हम संवर्धित करें। बस इतना। आप बताएं कि आप क्या करेंगी अगर आपकी पार्टी यहाँ पे जीत जाती है? हमारी पार्टी इस समय अगर जीत जाती है तो 1 साल का समय है, जो भी सुविधा होगा यहाँ फोकस किया जाए कि स्थानीय सुविधाओं पे ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे जल जमाव था अभी शहर में, 10 दिन लोग जो है लोगों के घरों में पानी रहा है, उन समस्याओं को दूर किया जाए और 1 साल में किया कैसा जितना किया जा सकता है स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा फोकस किया। आप बताएं आप क्या करेंगे अगर आप लोग? देखिए, बेरोजगारी, जल जमाव, देवरिया का चीनी का उद्योग जो बर्बाद हो रहा है उसको पुनः स्थापित करना, ये कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में रहेगा। और जो सरकार की तानाशाही है, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ संघर्ष करना होगा। आपने सभी की बात सुनी। अब आप अगर इस सीट पे दोबारा काबिज होते हैं, आपकी सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों जगहों पर काबिज होना नहीं है भाई साहब, काबिज हैं, हो रहे हैं। क्या बदलाव करेंगे? हम यहाँ चीन मिल चलाने का काम करेंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि पानी लगा हुआ था। हमें यहाँ पानी दैवी आपदा है। 2022 तक जिले की हम सारी समस्याएं समाप्त कर देंगे। हाँ, सारी समस्याएं समाप्त कर देंगे। जिले की जितनी समस्या है सदर की, नाली, पानी, बेरोजगारी की समस्या 22 तक समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे बड़ा गर्मा गर्म ये बहस है और जितने भी पार्टियां हैं सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी ये वादा कर रही है कि अगर वो जीत जाती है और यहाँ पे आती है तो 2022 में सारी जो समस्याएं वो खत्म कर दी जाएंगी। उमा शंकर और अखिलेश पांडे के साथ राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 देवरिया। तो ये थी देवरिया से चुनावी चौपाल और सत्ता के सेमीफाइनल में अलग अलग सीटों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। चुनाव प्रचार कैसे चला वो हमने आपको दिखाया। कल फिर कुछ सीटों के साथ और वहां के चुनाव प्रचार के साथ मुलाकात होगी। दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।